अर्बन प्लानिंग आपका चल रहा था। इसमें आपका फिर एक बार देखिए, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है। इसमें आपका इस कानून में मुख्य रूप से ये हमें पढ़ना था, अब तक जो पढ़ाया गया कि भाई कोई शहर है तो उस शहर का आपका सिस्टमेटिक ढंग से डेवलपमेंट कैसे किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार इस कानून की धारा 3 के तहत किसी शहर या नगर को डेवलपमेंट एरिया यानी कि विकास क्षेत्र घोषित करती थी। फिर उस विकास क्षेत्र में राज्य सरकार डेवलपमेंट अथॉरिटी या विकास प्राधिकरण की स्थापना करती थी। ये विकास प्राधिकरण पूरे शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान यानी कि महायोजना बनाता है और शहर के हिस्सों के विकास के लिए जोनल प्लान यानी कि आंचलिक या क्षेत्रीय योजना बनाया। और ये योजना तभी लागू होगी जब स्टेट गवर्नमेंट इसका अनुमोदन कर दे। इसके बाद आपका बताया गया कि अब जब सेक्शन 3 के तहत आपका डेवलपमेंट एरिया कोई शहर घोषित हो गया तो उस शहर में अब बिना अनुमति के भूमि का विकास नहीं किया जाएगा। यानी कि विकास प्राधिकरण के डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष से अनुमति द्वारा लेकर ही मकान बनवाया जाएगा। अनुमति कैसे दी जाएगी? अगर उपाध्यक्ष अनुमति नहीं देता तो आप चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष के यहाँ अपील कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर बताया गया था। आदेश के विरुद्ध अनुमति मिल गई तो आप उस अनुमति के अनुसार आप अपना मकान बनवाएंगे और जब मकान तैयार हो जाएगा तो विकास प्राधिकरण को आप सूचित करेंगे कि आप जो मॉडल यानी कि नक्शा जो पास हुआ था उस नक्शे के अनुसार हमने मकान बनवाया है। तो विकास प्राधिकरण एक पूर्णता प्रमाण पत्र दे देगा, ये बताया गया। फिर आपका बताया गया कि जो विकास प्राधिकरण है उसका कोष क्या होगा, यानी कि कौन कौन से धन विकास प्राधिकरण के खाते में जमा होंगे, ये भी पूछा जाता है। फिर आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि को एक्वायर कैसे करेगा। तो आपका बताया गया था भाई, पहले स्टेट गवर्नमेंट लेगी भूमि और उसके बाद उस भूमि को चाहे प्रतर लेकर या कुछ धन लेकर किसको सौंपेगी, विकास प्राधिकरण को, डायरेक्ट नहीं ले सकता। इसके बाद स्टेट लैंड बताया गया, नजूल भूमि बताई गई थी कि नजूल भूमि जो है यानी कि जिसकी स्वामी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जितने स्टेट लैंड है उनको सभी को या कुछ को जो शहर में है किसको सौंप सकती हैं, विकास प्राधिकरण को। ये भी पूछा जाता है नजूल भूमि क्या होती है और ये कैसे। इसके बाद आपका ये बताया गया था कि दंड भी बताया गया था धारा 26 में कि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ही मकान बनवा ले या महायोजना के विपरीत बनाता है, क्षेत्रीय विकास परियोजना के विपरीत बनाता है इत्यादि, तो सेक्शन 26 के तहत वह दंड का भागी होगा। इसके बाद 27 से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, मकान ध्वस्त करने का आदेश देना। तो कौन दे सकता है? उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। और इसको भी अभी कल ही डिटेल में हमने बताया था। इसके बाद धारा 28 विकास रोकने की शक्ति, ये भी बताया गया था। और 28 ए भी अपराधिकृत विकास को सील करने की शक्ति। ये 3 क्वेश्चन पढ़ने, कैसे रोका जाएगा, कब। ध्वस्त वाला जो है यानी कि आपका बुलडोजर चला देना आसान भाषा में, ये क्वेश्चन आपका ज्यादा बना है, ये भी बना है। इसके बाद जो क्वेश्चन शुरुआती दौर से ही चला जाए, मैंने सेक्शन वाइज ही आपका इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बना है वह क्वेश्चन बना है विकास प्रभार से बना है।
आपका जो क्वेश्चन बना है कि विकास प्रभार क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है और विकास प्राधिकरण की वसूली कैसे की जाती है, यानी कि उसका आपका वसूली, यानी कि विकास प्राधिकरण में जो मने विकास प्रभार जो या डेवलपमेंट चार्ज जो विकास प्राधिकरण ने लगाया है उसकी वसूली कैसे होगी। तो फिर अगला क्वेश्चन यही हमें चलना है। क्वेश्चन का मॉडल बना दिया जाए कि विकास प्रभार या डेवलपमेंट चार्ज से आप क्या समझते हैं, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। सेक्शन है 35 और 36, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो आपका जवाब ये रहेगा कि विकास विकास प्रभार उद्गृहित करने की शक्ति विकास प्राधिकरण को इस अधिनियम की धारा 35 में दी गई है, जबकि विकास प्रभार के निर्धारण कैसे किया जाएगा इसका उल्लेख सेक्शन 36 में है। तो अगर एक ही आए, जैसे कि ये केवल आए कि विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपमेंट जो चार्ज हैं वह कैसे वसूला जाता है, तो आपका 35 लिखना है। और अगर ये क्वेश्चन आए कि डेवलपमेंट चार्ज का निर्धारण कैसे किया जाता है, तब आप 36 लिखिएगा। और दोनों को जोड़ कर आए तो 35 भी लिखना पड़ेगा और 36। अब देखिए, ये नहीं कि मैं एक में लिखवा दिया तो पूरा उतार दीजिए। कौन सा उसमें से अगर छोटा अंग पूछता है क्वेश्चन का तो आप भी उसका आधा हिस्सा ही लिखिए। अगर पूरा पूछता है तब पूरा हिस्सा लिखिए। मैं फिर बताऊं, देखिए अब धारा 35 शुरू किया जाए। प्राधिकरण की विकास प्रभार उद्गृहित मने वसूलना, वसूल करने की शक्ति। तो देखिए पहला क्या है, जहां प्राधिकरण की राय में किसी विकास क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किसी विकास योजना के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में जिसे उस विकास से लाभ प्राप्त हुआ है किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है या होगी, वहां प्राधिकरण उस संपत्ति के स्वामी अथवा उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति पर संपत्ति में के मूल्य में वृद्धि के संबंध में जो विकास के निष्पादन के परिणाम स्वरूप हुआ है विकास प्रभार उद्गृहित करने का हकदार होगा। इसको अपनी भाषा में इस तरह लिख सकते हैं कि जहां मने विकास प्राधिकरण की राय में किसी क्षेत्र में विकास का कार्य किया गया है या तो महायोजना द्वारा के लागू होने के तहत या क्षेत्रीय परियोजना विकास योजना के लागू होने के तहत, और विकास प्राधिकरण की राय है कि हमारे द्वारा विकास क्षेत्र का किए जाने के कारण जो भवन है उनका मूल्य क्या हुआ है, बढ़ गया है। यानी कि भवनों का जैसे रास्ता चौड़ा हो गया या नाली बन गई, आपका सीवर लाइन, पाइपलाइन, सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित हो गया, बिजली व्यवस्था, तो ऐसी दशा में और जो साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था, तो विकास प्राधिकरण को लगता है कि हमारे द्वारा जो विकास इस एरिया का किया गया है यहाँ के मकानों का मूल्य क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो जब बढ़ गया तो आपका ये भी याद रखिए, जैसे ही आपका मने बढ़ोतरी होगी वैसे ही विकास प्राधिकरण की नज़र भी लगी है और कहेगा कि कुछ क्या दो, विकास शुल्क दो यानी कि विकास शुल्क दो, यानी कि विकास चार्ज दो, क्योंकि तुम्हारे मकान का क्या हो गया है, रेट बढ़ गया है। तो भाई देखिए, जो महानगर क्षेत्र है वहाँ आपका मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है, मैं बता दूं वहाँ टैक्स ज़्यादा है। और अगर इला प्रयागराज भी मेट्रोपॉलिटन घोषित कर दिया जाए, महानगर घोषित किया जाए, तो जो चार्ज हैं बढ़ जाएंगे।
इसीलिए महानगर क्षेत्र भले आबादी ज़्यादा हो 10 लाख से, घोषित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि तुरंत टैक्स के चार्ज क्या हो जाएंगे, दूना। इसमें कोई शक नहीं है। तो आगे देखिए आपका, तो आपका तो ऐसी दशा में विकास प्राधिकरण क्या कर सकता है? अब मकान के स्वामी पर या मकान में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति पर क्या वसूलने का हकदार होगा? विकास प्रभार यानी कि डेवलपमेंट चार्ज। अगला देखिए, परंतु यह कि कोई विकास प्रभार सरकार के स्वामित्व की भूमि की बाबत उद्गृहित नहीं किया जाएगा। तो ये भी याद रखिए, जिस जमीन की मालिक सरकार है, उस जमीन का भले रेट बढ़ गया हो, लेकिन विकास प्राधिकरण द्वारा उस उस मकान से जिसकी मालिक कौन हो, सरकार, क्या विकास प्रभार वसूला जाएगा कि नहीं? नहीं। जब सरकार मालिक है तो वसूला, यानी कि हम लोग मालिक हैं तो भले वसूल ले, और जिस मकान की मालिक कौन है, सरकार, उससे नहीं। तो अगला देखिए, परंतु फिर देखिए, परंतु यह और कि जहां सरकार से संबंधित कोई भूमि सरकार द्वारा पट्टे या अनुज्ञप्ति द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई है, वहां उस भूमि या उस पर स्थित कोई भवन इस धारा के अधीन विकास प्रभार के अधीन होगा। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए, अगर सरकारी जमीन थी और सरकारी या भवन या जमीन थी और सरकार ने उस भवन या जमीन को लीज पर दिया है, पट्टे पर दिया है, तो एक दिन मैं आपका पट्टा बताया था, इसमें शक नहीं है। फिर थोड़ा बैक होकर देखिए, विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का बयान भी आता है। तो इसमें आप स्पष्ट याद रखिएगा कि विकास प्राधिकरण किसी व्यक्ति को अपनी जमीन गिफ्ट या हिबा या दान में नहीं दे सकता। और मार्गेज भी रखना है तो सबके पास नहीं, किसके पास बताया गया? LIC के पास या बैंकों के पास। भाई किसके पास? आम आदमी के पास नहीं। अब ये है कि नए लोग हैं भाई, वो पढ़े नहीं है, थोड़ा समस्या आ सकती है, तो 2-3 दिन में नया शुरू होगा तब आप पढ़िएगा। अब ये लास्ट चल रहा है, 1-2 दिन में लेक्चर समाप्त होगा तो 2-3 दिन लिखवाया जाएगा। तो भाई नए लोगों के लिए इस कानून को पढ़ने में समस्या है, क्योंकि जब तक आप किसी भी कानून को शुरुआती दौर से नहीं पढ़ते, बीच में समझ में कम आता है। तो और पट्टा भी कर सकता था, विक्रय भी कर सकता था, इत्यादि। तो ऐसी दशा में आपको मैंने सतर्क ये रहना है कि अगर राज्य सरकार की जमीन थी, राज्य सरकार ने किसी को पट्टे पर दिया था या आपका अनुज्ञप्ति दी थी, अनुज्ञप्ति हम बताए थे आपका, फिर हम बता रहे हैं, और ये UPJ के लिए पढ़ना भी है। एक इजमेंट एक्ट है, सुखाधिकार अधिनियम, और सुखाधिकार अधिनियम में ही लाइसेंस या अनुज्ञप्ति पढ़ना है। अनुज्ञप्ति का मतलब एक लाइन में समझिए, अनुज्ञप्ति का मतलब ये हुआ कि जो कार्य अन्यथा अवैध होता, अगर उस कार्य के लिए लाइसेंस मिल गया तो वह कार्य वैध हो जाता है। यानी कि जैसे कि किसी का मान लीजिए जमीन है, पर्सनल जमीन है, आप उसकी बिना सहमत के जाते हैं तो ट्रेसपास होगा। और अगर वह सहमत दे दिया तो ये जो अवैध आपका जाना उस जमीन से होता, अब क्या हो जाएगा? अवैध। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरकार ने किसी को जमीन पट्टे पर दी है या लाइसेंस पर दी है, तो क्या विकास प्राधिकरण विकास शुल्क वसूल सकता है कि नहीं? यानी कि विकास प्रभार या चार्ज वसूल सकता है कि नहीं? उसे वसूल सकता है। अगर दूसरे को सरकार ने क्या दिया है, या तो पट्टे पर या किस पर? लाइसेंस। अगला देखिए खंड 2 भाई, ऐसा विकास प्रभार विकसित नगर या बस्ती में यदि कोई हो या अन्य क्षेत्र में स्थित विकसित अथवा पुनर्विकसित किसी संपत्ति की बाबत धनराशि के 1/3
से अधिक नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब 1/3। और सेकंड कहा जा रहा है कि पूर्वोक्त ऐसे नगर, बस्ती या अन्य क्षेत्र के बाहर स्थित संपत्ति की बाबत धनराशि की 1/3 से अनधिक, यानी कि 1/3 से अनधिक का मतलब ये है कि 1/3 से अधिक नहीं होगा। फिर आपका दिया गया है कि धनराशि होगी, फिर इसके बाद जिसके द्वारा विकास योजना के निष्पादन के पूर्ण होने पर संपत्ति का मूल्य आकलित किया गया है। मानो संपत्ति भवन से खाली हो, जो ऐसे निष्पादन से पूर्व उस रीत से आकलित संपत्ति के मूल्य से अधिक है। तो ये सब उतना नहीं जानना है, आगे देखिए, कम ही पूछा जाता है। अगला देखिए भाई आपका धारा 36, ये आपका अच्छा है क्वेश्चन, कि प्राधिकरण द्वारा विकास प्रभार का निर्धारण। ये अच्छे से तैयार रखना है कि विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलपमेंट चार्ज का निर्धारण कैसे किया जाता है, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। फिर इस जो ये धारा 35 थी, लास्ट वाली लाइन लिखवाते समय एक बार बताया जाए भाई, हल्का सा कहीं कंसेप्ट मिस कर रहा है तो उसको छोड़ दिया गया, ये न लिखवाते समय एक बार फिर हम देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि पढ़ा था आदमी लेकिन कहीं हल्का सा वो मिस हो रहा है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट मिस हो रहा है तो लिखवाते समय फिर इसको हम समझा देंगे। भाई देखिए, आदमी पढ़ता है, हो सकता है कि 1-2 पॉइंट आपका मिस हो जाए, क्योंकि पढ़ते समय याद रहता है लेकिन 1-2 क्वेश्चन क्या होता है बताते समय दिमाग से स्लिप हो जाता है, क्योंकि 100% आप कवर नहीं कर सकते, चाहे पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो। तो उसका उपाय यह है कि फिर से एक बार आया जाए पढ़कर, और फिर से दोबारा क्या किया जाए बताया जाए, फिर ना आए फिर बताया जाए, कोई जरूर फिर भूल जाए, फिर कितना दिन भूलेगा। यानी कि बकरे की माँ कितना दिन खैर मनाएगी, आज नहीं कटा कल कटेगा। तो देखिए आगे भाई आपका धारा 36 देखिए प्राधिकरण द्वारा विकास प्रभार का निर्धारण। तो अब विकास प्रभार यानी कि डेवलपमेंट चार्ज कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे निर्धारित किया जाएगा, उस प्रक्रिया का वर्णन सेक्शन 36 में किया गया है। अब देखिए कह करके, पहला खंड है, जब उपाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है माने महसूस होता है कि किसी विशिष्ट योजना में विकास प्रभार की धनराशि निर्धारित किए जाने को समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त प्रगति की गई है, तब उपाध्यक्ष इस निमित्त किए गए आदेश के द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि विकास प्रभार को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए योजना का निष्पादन पूर्ण किया गया माना जाएगा, और ऐसा होने पर संपत्ति के स्वामी या उसमें हित रखने वाले किसी व्यक्ति को लिखित सूचना देगा कि उपाध्यक्ष धारा 34 के अधीन संपत्ति के संबंध में विकास प्रभार की रकम का अभिनिर्धारण करने की प्रस्तावना करता है। यानी कि इसको अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि आपका विकास प्रभार का निर्धारण विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यदि उपाध्यक्ष को ये विश्वास हो जाए, यानी कि ये महसूस हो जाए कि इस एरिया का विकास कर दिया गया है और यहाँ विकास प्रभार लगाया जाना चाहिए, तो ऐसी दशा में वह स्वामी या उस मकान पर हित रखने वाला व्यक्ति पर विकास प्रभार लगा सकता है। और ऐसी दशा में ऐसे भवन स्वामी या हितबद्ध व्यक्ति को क्या करेगा, सूचित करेगा कि हम आपके मकान पर क्या लगा रहे हैं, विकास शुल्क। ये कौन करेगा निर्धारण, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष। दूसरा खंड देखिए, उपाध्यक्ष इसके पश्चात संबंधित व्यक्ति द्वारा संदेह विकास प्रभार की रकम का अभिनिर्धारण ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर
के पश्चात करेगा और ऐसा व्यक्ति उपाध्यक्ष के अभिनिर्धारण के लिखित में सूचना की प्राप्ति से 3 मास के भीतर लिखित में घोषणा द्वारा उपाध्यक्ष को सूचित करेगा कि वह अभिनिर्धारण को स्वीकार करता है या उससे असहमत है। तो इसको भी अपनी भाषा में लिखिएगा। यानी कि जब विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष विकास प्रभार का निर्धारण करता है तो ऐसी दशा में वह भवन के स्वामी या उस भवन में हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देगा और उस ऐसे व्यक्ति को सुनने के पश्चात ही इसका निर्धारण करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति और सूचित कर देगा कि आपका निर्धारण ऐसे इतना हुआ है। यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारण के आदेश के माने उसके पास विकल्प है भाई भवन स्वामी के पास कि अगर ऐसा व्यक्ति 3 मास का समय दिया जाएगा, अगर 3 मास के अंदर या तो आप हाँ कहिए या ना कहिए, यानी कि मकान मालिक को कितना समय दिया जाएगा आदेश के बाद 3 मास का समय दिया जाएगा। 3 मास के अंदर या तो विकास प्रभार से वो सहमत हो जाए मतलब ये हुआ कि हम देंगे, या दूसरा क्या है इनकार कर दें कि बहुत ज़्यादा है या इस एरिया का तो विकास ही नहीं हुआ, आप मनमाने तरीके से हमारे ऊपर क्या लाद दिए हैं विकास माने प्रभार। यानी कि 2 हो सकता है, या तो सहमत या असहमत, लेकिन समय याद रखिए कितने दिन के अंदर 3 माह। अगला खंड देखिए भाई, यदि संबंधित व्यक्ति अभिनिर्धारण से असहमत होता है तो ऐसी दशा में अब ये समस्या है कि अब क्या होगा। तो अब होगा क्या, असहमत है तो आप जाइए अपील करिए। और कहाँ अपील करेंगे, तो हमेशा याद रखिए अब तक जितने प्रावधान हमने बताए हैं, अगर उपाध्यक्ष या डिप्टी चेयरमैन ने कोई आर्डर पास किया है तो उसकी अपील हमेशा कहाँ हो रही है, अध्यक्ष के यहाँ। कहीं भी आ जाए तो एक लाइन याद रखिएगा। तो इस बात को देखिए फिर से, यही बात आपका क्लास 4 में बताई गई है। बैरक की भाषा देखिए, यदि संबंधित व्यक्ति अभिनिर्धारण से असहमत हो या उपाध्यक्ष को उपधारा 2 द्वारा अपेक्षित सूचना उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने में विफल रहता है, यानी कि कितने माह में सूचना देनी है कि हम सहमत हैं कि असहमत है, अभी बताया गया 3 माह, असफल रहता है तो मामले का अवधारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और ऐसा अवधारण किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी कि असहमत हैं तो अब मामले या विफल रहता है बताने में तो मामले का अवधारण किसके द्वारा किया जाएगा, अध्यक्ष द्वारा। अध्यक्ष का फैसला अंतिम या फाइनल होगा और अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ क्या किसी न्यायालय में वाद दायर या अपील की जा सकती है कि नहीं, नहीं की जा सकती। लेकिन फिर हमेशा याद रखिए आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का लोग इसके बाद क्या खटखटाते हैं, दरवाजा। वो न्यायालय अलग है, मैंने निचले न्यायालय में आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार आपका कैसे विकास प्रभार का निर्धारण होता है ये प्रावधान भी आपका समाप्त हो गया। छोटे छोटे प्रावधान थे। अब आपका धारा 38 विनिश्चय के अनियमितता ये छोड़ दीजिए। धारा 38 विकास प्रभार का संदाय करिए, विकास प्रभार को दीजिए। जब लग गया तो 2 लाइन बस देखना है कि इस अधिनियम के अधीन उद्गृहित माने वसूल होने वाला विकास प्रभार ऐसी किस्तों में संदेह होगा और प्रत्येक किस्त ऐसे समय पर और ऐसी रीत से संदाय की जाएगी जैसे इस निमित्त बनाई गई उपविध द्वारा नियत किया जाए, और विकास प्रभार का कोई बकाया भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा और ऐसे बकाये के रूप में वसूलनीय होगा
और ऐसे बकाये की वसूली हेतु सिविल न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। तो बस 2 लाइन जानना है कि विकास जो आपका प्रभार कैसे संदाय किया जाएगा। तो आपका विकास प्रभार कैसे संदाय होगा, तो किस्तों में किया जाएगा, यानी कि एक बार नहीं देना है, किस्तों में देना है। किस्त कौन कैसे निर्धारित की जाएगी, क्या तो जो नियम बने हैं उस नियमों के अनुसार किस्त निर्धारित होगी। और अगर ऐसा मकान मालिक विकास प्रभार नहीं देता तो किस तरीके से अब जबरदस्ती उससे विकास माने प्रभार वसूला जाएगा, कोर्ट में मुकदमा करके कि जुर्माने की तरह कि भू राजस्व की तरह। तो क्या अभी बताया गया रेवेन्यू के तहत, तो रेवेन्यू कैसे वसूला जाता है इस बारे में डिटेल प्रावधान आपका यूपीजे के लिए जो पढ़ना है उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 बहुत व्यापक रूप से दिया है। यानी कि आपका 20, 25, 30 धाराएं उसमें ऐसी मिलेंगी जहां की रेवेन्यू कैसे वसूला जाएगा उसका प्रावधान किया गया है। चल संपत्ति कुर्क करके बेचकर, अचल संपत्ति बेचकर, बैंक लाकर, यानी कि बैंक वैंक में जो इत्यादि धन है वो भी आपका अब जब्त करने का प्रावधान है। लाकर भी मैंने बताया जाएगा आपको, आगे पढ़ना ही अब तो धीरे धीरे, लेकिन उसमें काफ़ी अब डिटेल में पुराने आपके कानून में कम प्रावधान थे, लेकिन नए कानून में बता दूं बहुत विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है और बताया भी जाएगा आपका। इस प्रकार ये भी समाप्त हो गया। अब देखिए आपका क्या क्या अब क्या पूछा जाता है। अब जो आपका क्वेश्चन बनता है एकदम क्रम से ही चला जाए, भागने से कोई मतलब नहीं है इधर उधर, आपका आगे पीछे तो क्रम से ही। अब जो मेंस में आपका क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन देखिए आपका सेक्शन जो बनता है 52 निकाल लीजिए डायरेक्ट। 52 में देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपका मॉडल पहले पकड़िए, आपका 52 में सेविंग क्लाज है। सेविंग क्लाज का मतलब व्यावृत्ति खंड, यानी कि कुछ चीजों को इस कानून से आपका बचाया गया है या संरक्षित किया गया है। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि वे कौन कौन से विकास के कार्य हैं जिसे करने पर इस अधिनियम का वायलेशन नहीं माना जाएगा, अर्थात इस कानून का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के आप विकास क्षेत्र में या शहर में अगर कौन कौन से कार्य करते हैं तो ये माना जाएगा कि इस कानून का आपने वायलेशन नहीं किया। तो मॉडल ये बनता है आपका क्वेश्चन का कि वे कौन कौन से कार्य हैं जिससे महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन नहीं होता। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आए आप कौन सा सेक्शन देंगे, 52 लिखेंगे। अब देखिए कह करके आपका 1-1.5 पेज में क्वेश्चन समाहित हो जाएगा। तो देखिए हम भी बता रहे हैं वहीं डायरेक्ट ही लिखना है, कठिन हो तो अपनी भाषा में लिखना है। अब देखिए सेक्शन 52 सेविंग क्लाज, इस अधिनियम की कोई बात, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी इस अधिनियम में लिखा गया है वे बातें निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी, अर्थात निम्नलिखित पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो निम्नलिखित को कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तो वही धारा 52 में लिस्ट दी गई है। देखिए लिस्ट एक एक करके। पहला है किसी भवन के रख रखाव, सुधार अथवा अन्य परिवर्तन के कार्य को कार्यान्वित करने हेतु जो ऐसा कार्य है जो मात्र भवन के आंतरिक भाग को प्रभावित करता है, यानी कि भवन का रख रखाव
इसका मतलब ये हुआ कि आपका मान लीजिए कहीं से चू रहा है भवन, तो अब अनुमति लेने जाएंगे तो पता लगा कि पूरा कॉपी किताब क्या हुआ आपका उसी पर पानी चू गया, गल गया। तो गल जाएगा, उसके बाद बैठकर रोएंगे कि ये क्या हो गया। जैसे कि बघाड़ा में निचले इलाके में बाढ़ आती है, तो जो सोया रहता है घर पर, आपका पूरा कॉपी किताब नोट्स वोट क्या होता है, गल के स्वाहा हो जाता है। तो फिर अपना और सिलेंडर भी कहीं और रख कर जाइए, नहीं तो कब चोरी हो जाए। एकदम लास्ट में आपका बाढ़ उड़ाती है, तो कभी देखिए माहौल अपना आपका लोग तैरते मिलेंगे और कॉपी किताब सिलेंडर भी क्या मिलेगा, तैरते। तो आपका भाई कई लोग आपका उस समय आप अफरा तफरी मची रहती है। तो आपका यानी कि रख सुधार, यानी कि थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं या अन्य परिवर्तन कर सकते हैं। माने आपका भवन के आंतरिक भाग में, आपका आंतरिक भाग में थोड़ा बहुत परिवर्तन करिए, लेकिन बाहरी भाग में आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य मॉडल को वह परिवर्तन प्रभावित न करता हो। यानी कि आंतरिक भाग में ये नहीं कि आपका 2 मंजिला का पास हुआ है नक्शा तो 3 मंजिला बना लीजिए। आप रूम बनाइए तो अलमारी क्या करेंगे, कहाँ अलमारी, कहाँ रोशनदान। आपका रोशनदान बंद कर दिया जाए, गर्दा आ रहा है, वो अलग बात है। छोटे मोटे काम अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्डिंग ही खड़ा कर दीजिए 4 मंजिला। नक्शा पास हुआ 2 मंजिला का, बना दीजिए कितना, 4 मंजिला। तो ये अनुमति का जो मिला है प्रमाण पत्र और जो नक्शा पास हुआ है उसका शुद्ध रूप से क्या माना जाएगा, उल्लंघन। अब ये आया कि बाहरी भाग में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्पष्ट आपका कानून लिखता है कि भवन के बाहरी स्वरूप को आप सुधारिए, लेकिन ऐसा न सुधारिए कि तात्विक रूप से देखिए भवन के आंतरिक माने बाहरी भाग में भी आप कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सुधार आप नहीं कर सकते जो भवन के तात्विक भाग को, तात्विक भाग मतलब कि मुख्य मॉडल को, मुख्य मॉडल मतलब कि मुख्य आपका कह सकते हैं नक्शे को बिगाड़ दे। यानी कि थोड़ा बहुत आप सुधार कर सकते हैं जो सुंदरता के लिए, कि और हमारा भवन क्या लगे, सुंदर। अब इसमें आपका दो एंगल से थोड़ा इसको कोरिलेट करके भी पढ़ना है। यानी कि दो एंगल से इसलिए कोरिलेट करके पढ़ना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन से और एक एडीला से। यानी कि एक संविधान से इसको कोरिलेट करना है जानने के लिए, और एक प्रशासनिक विद से कोरिलेट करना है संविधान से। मैं बार बार बता रहा हूँ, और 2-3 दिन में वही पहला चैप्टर चलेगा, संविधान का संशोधन। तो संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या जो तात्विक भाग है, माने इसमें जो तात्विक लिखा है उसका मतलब ये हुआ कि मुख्य मॉडल। यानी कि मुख्य मॉडल मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, बेसिक। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं ला सकती, छोटे मोटे बदलाव कर दीजिए, लेकिन तो वही यहाँ भी है कि जो आगे का पोर्शन है उसमें पूरी तरह आप मॉडल नहीं बदल सकते, छोटे मोटे परिवर्तन ला सकते हैं। फिर इसी को आपका बिहार जे में इसके पहले, इस बार नहीं इसके पहले वाले जे में पूछा भी गया था, एडीला में जाकर, प्रशासनिक विधि में जाकर वह जो क्वेश्चन बना था कि संसद अपने कानून बनाने की शक्ति को किस सीमा तक डेलीगेट कर सकती है, प्रत्यायोजित कर सकती है, यानी कि कार्यपालिका को सौंप सकती है। डेलीगेट मतलब क्या हुआ, सौंपना। तो किस सीमा तक, तो यही बिहार में पूछा था। तो एक केस आया इनरी देलही लाज एक्ट,
और इस केस में कहा गया कि संसद अपने कानून बनाने का जो मूल पावर है, ओरिजिनल पावर, उसको दूसरे को नहीं सौंप सकती, सहायक सौंप सकती है। यानी कि कानून बनाने के सार भाग या तात्विक भाग या जो आधार है उसको ट्रांसफर करने की क्षमता संसद को नहीं है। और याद रखिए, सहायक सौंप दे, जैसे कि इलाहाबाद, एक उदाहरण इस पर बता दें तब बैक हो आ जाए, क्योंकि समझना भी है भाई। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो ये संसद ये नहीं कह सकती कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही अपने लिए कानून बना दे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना इत्यादि के लिए कानून मुख्य रूप से कौन बनाएगी? संसद। लेकिन संसद क्या करेगी कि जो नियम बनते हैं रोज रोज के, जो आपका मैंने कह सकते हैं कि आपका विवाद है, उसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बस ये पावर दे सकती है कि आप रूल बनाइए कि कैसे यहाँ विधि और व्यवस्था क्या रहेगी कायम। लेकिन मूल कानून किसको बनाना पड़ेगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नहीं, बल्कि किसको? पार्लियामेंट को। दूसरा देखिए भाई, ये पहला हुआ, किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी नाले, गंदे नाले, मुख्य तार, पाइप, केबल अथवा अन्य उपकरण के निरीक्षण, मरम्मत करने या नवीनीकरण करने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे कार्य के जिसके अंतर्गत उस प्रयोजन हेतु किसी गली या अन्य भूमि को तोड़ना शामिल है, किए जाने को निवारित नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विकास योजना माने महायोजना या क्षेत्रीय परियोजना चल रही है और कोई विभाग चाहता है कि हम केबल यहाँ बिछा दें कि मैंने इस रोड पर खोद के, या हम आपका नाली बना दें, या बिजली के तार दौड़ा दें, या सीवर लाइन बना दें, तो क्या इनको रोक दिया जाएगा कि इनको अनुमति होगी बनाने की? अनुमति होगी, रोका नहीं जाएगा। भले महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना उस इलाके में क्या हो रही हो, चल रही हो। तो विभाग वाले भी आप देखे होंगे कि इसमें भी खूब कमाते हैं। आपका नियम ये है कि जो भी कार्य करना है एक साथ सभी विभागों द्वारा किया जाए। इसके लिए डीएम जिम्मेदार है कि डीएम सबका समन्वय करे, सबकी मीटिंग बुलाए और एक साथ कार्य हो। तो आप प्रयागराज में देखिए, एक बार रोड खोदेगी तो सीवर लाइन बिछेगा, फिर रोड बनी, फिर 3-4 माह बाद ही अब आपका बिजली वाले या बीएसएनएल वाले सब खोद कर बनाएंगे। फिर 2-4 माह रोड बनी तो फिर आपका कह सकते हैं कि अब पानी वाले आ जाएंगे। तो रोज खुदाई होती रहती है, जाकर मोहल्लों में देखिए, रोज कुछ न कुछ आपका 2-4 माह पर होता रहता है और रोड खराब है कई गलियों में। वो रोड बनाया तो फिर एक उसका फायदा ये मिलता है कि जितनी बार रोड पास होगी उतना बार क्या होगा, उसको पैसा मिलेगा। तो भाई विभाग, अब ये डीएम का कर्तव्य है कि खर्चा कम हो। जब एक ही बार खुदाई होती, भले 2 माह तक आपका लोगों को मैंने थोड़ा असुविधा होती, सीवर लाइन भी बीत जाती, आपका तार भी बीत जाता, आपका मैंने जल वाल नाली भी बन जाती, सब कुछ हो जाता, तो खर्चा कम लगता और सब बन जाता, तो एक ही बार सड़क आप ऊपर बना देते, खुदाई बार बार। लेकिन ये इलाहाबाद में नहीं होता, देखिएगा, एक खोदेगा जाएगा तो दूसरा आएगा 2-3 माह बाद। उसका फायदा यह है कि बार बार सरकार से क्या लिया जाता है? धन धन धन, बस वही है। तो अगला देखिए भाई, तीसरा देखिए, केंद्रीय सरकार के विभाग द्वारा या की ओर से आपका संक्रियात्मक निर्माण, यानी कि अगर केंद्रीय सरकार के विभाग द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा उस इलाके में कोई कार्य किया जा रहा है, तो अब महायोजना और क्षेत्रीय परियोजना विफल, यानी कि विफल नहीं, मतलब कि वो कार्य किया जाएगा भले उस इलाके में क्या चल रहा हो, मास्टर प्लान। अगला है, ऐसे भवन के निर्माण को जो निवास गृह न हो, यदि ऐसा भवन कृषि के आनुषांगिक माने जुड़े हुए प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं
यानी कि आपका इसका मतलब कि भूसा रखना, अनाज रखना है, या ट्रैक्टर लगाकर वहाँ मड़ाई करना है अनाज का, और आप माने बना लिए हैं मकान, उसमें आप मानव नहीं रहेगा, केवल किस कार्य के लिए, कृषि कार्य, तो ये कानून भी वहाँ लागू होगा कि नहीं। माने भले इस कानून में कुछ भी योजना बनी हो, आपका ये सब सही माना जाएगा। कृषि कार्य हेतु भवन निर्माण। इसके बाद देखिए, कृषि संबंधी कार्य के सामान्य अनुक्रम में किए गए खनन। तो भाई खनन किया जाता है, तो बताइए दो चार खनन। खनन मतलब कि गड्ढा खोद दीजिए। तो गड्ढा किसके लिए खोजा जाएगा? कृषि कार्य के लिए। या तो तालाब बना दीजिए ताकि पाइप लगाकर बाद में हम क्या करेंगे, या कुआं खुदवा दीजिए, या आपका कह सकते हैं अब तो आपका कुआं कहाँ खोदा जा रहा है, ट्यूबवेल लगवाने के लिए खुदवाइए। तो भले शहर में विकास योजना में ही खुदवाई मैंने खोदा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि भले महायोजना या क्षेत्रीय विकास योजना चल रही है, इस बीच कृषि कार्य हेतु खुदाई की जा सकती है और इस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगला देखिए आपका, गिट्टी रहित सड़क के निर्माण को जो एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि तक संपर्क बनाने के लिए हो, यानी कि गिट्टी रहित सड़क। यानी कि गिट्टी रहित मतलब क्या हुआ, गिट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? असहित रहता तो, यानी कि आपका गिट्टी रहित माने मिट्टी भर कर सड़क बना दीजिए, ताकि जहाँ, हाँ, कच्ची रोड, सही बता रहे हैं भाई। देखिए एकदम कच्चा गोली खाए हैं, मैंने पक्की गोली भी खाते रहे, अब एग्जाम आ रहा है भाई। कहा जाता है ना कि एक कच्ची गोली खाया है, तो पक्की गोली भी अब खाने का समय आ गया। अब तक कच्ची ही आप लोग खा रहे हैं, अब आपका पक्की गोली एक दो दिन में खिलाया जाएगा, ताकि एकदम परिपक्व 2 माह में हो जाए। तो 2 माह में भाई बहुत आपका, मैंने 2 माह जो ये 2.5 माह चलता है स्पेशल बैच बता दिया जाए। एक तो आदमी प्रेशर में भी रहता है, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें उस समय दिमाग में भी आती हैं पढ़ाते समय, जो टेक्निकल बातें हैं, और सामान्य वे में कम बातें आती हैं, क्योंकि प्रेशर में हम जब भी पढ़ाए हैं उसी समय अच्छा भी पढ़ाए हैं। मैंने सबसे अच्छा जो पढ़ाते हैं हम प्रेशर में, जैसे उत्तराखंड के लिए, तो उत्तराखंड में भी अच्छा लोग करके आए हैं। ठीक है, अपना कुछ लोगों का होगा नहीं होगा, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि सर ने नहीं अच्छा पढ़ाया। उसके बाद आपका यूपी जो यूपी एपीओ है, तो शाम को क्लास चल ही रहा है, उसमें भी कोई शिकायत नहीं आई है। और बता रहे हैं लोग कि पिछली बार से आप पुलिस एक्ट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, उत्तराखंड से भी अच्छा चल रहा है इस बार जो यूपी का पुलिस एक्ट। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कृषि कार्य हो रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए पक्की सड़क तो नहीं, गिट्टी वाली नहीं, लेकिन मिट्टी वाली, यानी कि इनकी भाषा में कच्ची सड़क का अगर आप निर्माण करते हैं, तो इससे विकास योजना का कोई मतलब नहीं है। महायोजना और क्षेत्रीय परियोजना इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 52 में जो भी कार्य है वो महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना के माने के प्रभाव से मुक्त रखे गए हैं। और भले ही मास्टर प्लान या जोनल प्लान उस आपका सिटी में चल रहा हो, लेकिन उस बीच ये भी कार्य की अनुमति कानून देता है कि यह 52 वाला कार्य आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि धारा आपका ये 52 भी समाप्त हो गई। इसके बाद नियम बनाने की शक्ति, तो ये तो लिखवाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। प्राधिकरण का विघटन हो ही गया है। शुरुआती दौर में प्राधिकरण का जब गठन कराया गया, तो उसी दौरान क्या कराया गया था, विघटन। या तो राज्य सरकार उचित समझे, या प्राधिकरण अपना कार्य क्या कर चुका है पूरा, और विघटन का प्रभाव क्या होगा, ये भी हम लिखवा रखे हैं। इसके बाद देखिए 2-3 आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो अलग से भी हम लिखवाएंगे, वो बता दें लिखवाते समय ही 3-4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन अलग से बनते हैं। अब अलग क्वेश्चन आइए, अलग क्वेश्चन मतलब कि एक सेक्शन से या 2 सेक्शन से वो गवर्न नहीं हो। आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता दिया जाए, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का क्या क्या कार्य है, उन कार्यों का उल्लेख करिए।
तब जहां जहां अध्यक्ष का कार्य समाहित है 10-12 धारा एक जगह एकत्र करना है और 4-4 लाइन क्या करना है, लिखना है। तो ये छांटना पड़ेगा सब जहां ज्यादा। इसके बाद उपाध्यक्ष का पूछा गया है तो उपाध्यक्ष का। इसके बाद राज्य सरकार का पूछा गया है कि राज्य सरकार का इस अधिनियम में क्या क्या रोल है, तो वो भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और नियम बनाने की शक्ति भी पूछी गई है, तो राज्य सरकार नियम बनाती है और आपका उपनियम, आपका विकास प्राधिकरण भी बना सकता है। ये भी तो किस किस के बारे में राज्य सरकार नियम बनाती है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये तभी आप लिख पाएंगे जब पूरा कानून मथे रहेंगे। तो लिखवाते समय वही 10-10, 12-12 सेक्शन में कौन सा कार्य है ये सब लिखवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका लगभग ये जो कानून था आपका समाप्त हो गया। एक दो क्वेश्चन लिखवाते समय अध्यक्ष कहाँ कहाँ है उसको 3-3 लाइन लिखवाते समय बताया जाएगा। तो कल से आपका जो है शेड्यूल भाई, आपका पहले पीरियड में अर्बन प्लानिंग थोड़ा देख लीजिए किस धारा तक लिखवाया गया था, तो एक बार मेंस वाला क्योंकि कल उसको तैयार करके आना पड़ेगा ना। विकास, हमें लगता है योजना का देखिए तो लास्ट क्या है, हाँ 15 तक हो गया है। मैंने अनुमत के ओ पूर्णता प्रमाण पत्र, हाँ ये भी आपका पूछा तो आपका, हाँ धारा 17 से लिखवाया जाएगा भाई। अभी आपका भाई ब्रेक रहेगा, हो सकता है 20 मिनट का ब्रेक रहे। एक लोग आ गए हैं गांव से, तो आपका 20 मिनट का ब्रेक रहेगा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। आज लिखवाते हैं आपका विशेषता शॉर्टकट में, समय मिलेगा तो उसके बाद प्रियम्बल शुरू करना है। तो अभी संविधान चलेगा आपका 15-20 मिनट बाद। और शेड्यूल और सही होगा परसों से भाई। जो भी आप लोगों के मित्र हैं पढ़ना चाहते हैं स्पेशल बैच, तो 10 बजे से संविधान और आपका 11 बजे से टीपीए चलेगा। और जो पहला पीरियड होगा ये छोटे छोटे कानून लगातार हम 10-10 दिन में क्या करेंगे, निकालेंगे, ताकि आपका जो बिहार में है यूपी में है जैसे न्यास अधिनियम हुआ, भागीदारी, ये सब अब धीरे